हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मार्क्सवाद के भाग। तो मार्क्सवाद किन किन चरणों में बटा है, आज हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो मार्क्सवाद जो है दो भागों में बटा है, एक चिरसम्मत मार्क्सवाद, एक समकालीन मार्क्सवाद। तो चिरसम्मत मार्क्सवाद है क्या है, आज हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समकालीन मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चिरसम्मत मार्क्सवाद, इसको पारंपरिक मार्क्सवाद भी कहते हैं। इसको हम मतलब प्राचीन काल का मार्क्सवाद भी कहते हैं। जो मार्क्सवाद की जो मान्यताएं थी, जो मार्क्स और एंगल्स के विचारों पर आधारित थी, मार्क्स और एंगल्स के विचारों पर जो आधारित मान्यताएं थी, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मार्क्सवाद कहा जाता है। उन्हीं को चिरसम्मत मार्क्सवाद कहा जाता है। तो मार्क्स और एंगल्स के विचारों पर आधारित ही मान्यताओं को क्या चिरसम्मत मार्क्सवाद कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स के 4 सिद्धांत हैं। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका सिद्धांत। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, थर्ड है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, फोर्थ है अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। तो कौन कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पहला टॉपिक, इनका पहला सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इनके संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। मतलब इनका पूरा चिंतन क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर ही आधारित है, इसी पर बेस्ड है। द्वंद्वात्मक का विचार हीगल से लिया है इन्होंने, और भौतिकवाद का विचार फायरबाग से लिया है। तो द्वंद्वात्मक हीगल से और भौतिकवाद फायरबाग से। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल ने कहा है अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, मतलब इन्होंने कहा समाज की प्रगति प्रत्यक्ष ना होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से हुई। मतलब ये प्रत्यक्ष ना हो, एक सीधी रेखा में ना होकर क्या है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से हुई है समाज की प्रगति। इसमें 3 अंग इनके कंसेप्ट हैं। इनका मेन थ्योरी है वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये एक क्रम में चलते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति को हम पढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे गेहूं का पौधा हुआ, गेहूं के पौधे के माध्यम से समझते हैं। पहला चरण क्या है, गेहूं का पौधा, दाना क्या हो गया, वाद हो गया। ये क्या हो गया, पूंजीपति वर्ग या शोषक वर्ग हो गया। गेहूं का दाना, ये क्या कर रहा है, गेहूं का दाना सब गेहूं के जो विशेषाधिकार हैं उसको जब्त कर लेता है, और पूंजीपति वर्ग बनता है यहाँ पे मार्क्स के अनुसार, शोषक वर्ग। और जब ये दूसरा चरण प्रतिवाद है, इसके विपरीत आता है प्रतिवाद, सर्वहारा वर्ग। क्या होता है कि इनका जो विशेषाधिकार है, जो पूंजीपति वर्ग का विशेषाधिकार है, अब ये सार्वजनिक वर्ग को प्राप्त हो जाता है यहाँ पे, इनके विपरीत। और ये पहले ये इनका शोषण करते हैं, गेहूं का दाना, फिर जब दूसरा चरण आता है तो ये इनका शोषण करते हैं, गेहूं के दाने का, सार्वजनिक वर्ग। और तीसरे चरण में क्या होता है, संवाद हो जाता है। संवाद में क्या है, बाली आ जाती है, इसके पकने के बाद गेहूं के दाने का बनना और समान रूप से सूखकर नष्ट हो जाना, मतलब एक समान रूप से सामंजस्य हो जाता है, उसे संवाद कहते हैं। अब हम यहाँ इस थ्योरी को यहाँ समझते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब मार्क्स ने कहा है, मार्क्स ने आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया समझाया। पहले हमने द्वंद्वात्मक क्या है, एक दूसरे में संघर्ष हुआ, द्वंद्व हुआ, वाद विवाद हुआ, तब तीसरा चरण निकल के आया संवाद, यहाँ पे संवाद हो गया। तो द्वंद्व क्या है, दो चीजों में लगातार संघर्ष जारी रहता है और उसके परिणाम स्वरूप जो आता है निकल के निष्कर्ष, उसको संवाद कहते हैं। अब थर्ड भौतिकवाद क्या है, भौतिकवाद का विचार फायरबाग से लिया है मार्क्स ने। भौतिकवाद क्या है, मार्क्स के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व क्या है, पदार्थ है, जड़ या पदार्थ है। तो इनके अनुसार सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ है। और हीगल के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व क्या है, विचार है। मार्क्स कहते हैं पहले पदार्थ आया, पदार्थ से क्या है, विचार निकला।
हीगल कहते हैं पहले विचार आया, फिर बाद में ये सब आया पदार्थ। तो इनके विपरीत है मार्क्स का विचार कि पहले जो है पदार्थ आया, उसके बाद पदार्थ से ही विचार निकले। पदार्थ से क्या तात्पर्य है इनका? भौतिक परिस्थितियां अर्थात आर्थिक परिस्थितियों से इन्होंने लगाया है यहाँ पे। पदार्थ का मतलब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अब क्या है यहाँ पे? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से इन्होंने समझाया। भौतिकवाद क्या है? जैसे चाहे लोहा हो गया, लकड़ी, पत्थर, ये सब खनिज पदार्थ है। इन वस्तुओं जैसे ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, हवाई जहाज, साइकिल, मोटर गाड़ी, सोफा, बेड, अलमारी, ये सब क्या है? ये भौतिक वस्तुएं हैं। तो ये पदार्थ है मार्क्स के अनुसार। इसमें परिवर्तन ही क्या है? इन्होंने आर्थिक परिस्थितियों से लगाए हैं। पदार्थ का मतलब आर्थिक परिस्थितियों से है, मतलब उत्पादन में परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन होगा। उत्पादन में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आएगा और किसके माध्यम से किया जाएगा? द्वंद्वात्मक माध्यम से किया जाएगा कि एक दूसरे में वर्ग संघर्ष पाया जाता है, द्वंद्व लगातार चलता रहता है और उसके परिणाम स्वरूप क्या है? संवाद की स्थिति आती है। अब मेन कंसेप्ट यहाँ हम समझते हैं। मार्क्स ने आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया समझाया है। अब द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, अब यहाँ मेन चीज है वाद, प्रतिवाद और संवाद। अब इनके संदर्भ में है। यहाँ वाद क्या हो गया? पूंजीपति वर्ग, पूंजीवाद हो गया। शोषक वर्ग जो श्रमिकों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, जिससे उनकी स्थिति क्या हो जाती है? दयनीय हो जाती है। और दूसरा है प्रतिवाद में सर्वहारा वर्ग हो गया, शोषित वर्ग हो गए, जो पूंजीवाद इनका शोषण करते, श्रमिक वर्ग। और तीसरा क्या है? संवाद, साम्यवाद की अवस्था आ जाती है, जिसमें सब लोग समान हो जाते हैं, सामंजस्य हो जाता है। इसमें वर्ग विहीन, शोषण विहीन, राज विहीन समाज की स्थापना होती है। अब पूंजीवाद क्या है? ये उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण कर लेता है, उद्योगों पर नियंत्रण कर लेता है। तो ये कुछ जब फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, ये पूरा नियंत्रण कर लेते हैं उत्पादन प्रणाली पर। तो ये श्रमिक वर्ग है, इसको पेट पालने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना, तो ये क्या करेगा? इसके यहाँ काम करेगा, पूंजीपति के यहाँ। तो ये पूंजीपति क्या है? इससे ज़्यादा काम लेगा और इसको वेतन क्या है? आवश्यकता अनुसार नहीं देगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इस श्रमिक की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। ये पूंजीपति वर्ग और अमीर हो जाएगा और ये श्रमिक वर्ग जो है और गरीब होता चला जाएगा। इससे असमानता आएगी। तो ये क्या है? पूंजीपति वर्ग उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण कर लेते हैं और उद्योग के साथ साथ ये उत्पादन प्रणाली के साथ साथ क्या करते हैं? राज्य जैसी संस्था पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? राज्य का उपयोग किस लिए करते हैं? श्रमिक वर्ग का दमन करने के लिए। काम के बदले क्या करते हैं? बहुत कम वेतन देते हैं उनको, जिससे स्थिति उनकी और बेकार हो जाती है, दयनीय हो जाती है। अब सर्वहारा वर्ग क्या है? श्रमिक वर्ग है। श्रमिक क्या है? उद्योगों में जब काम करते हैं तो इतना शोषण, अत्याचार हो जाता है कि उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न हो जाती है कि अब बहुत हो गया शोषण, अब अत्याचार नहीं सहेंगे हम। तो खड़े हो जाते हैं लोग, खड़े होकर एक मत होकर क्या करते हैं? इन पर हमला बोल देते हैं और इनको खत्म करने का काम करते हैं। तो शोषित वर्ग, श्रमिक संगठित होकर पूंजीवाद को धराशायी कर देते हैं, एकदम उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? सर्वहारा के अधिनायक तंत्र। पहले ये पूंजीवाद क्या था? इनके विशेषाधिकारों का उपयोग करके इनका शोषण करता था, श्रमिकों का। अब सर्वहारा वर्ग में क्या है? सर्वहारा वर्ग में श्रमिक वर्ग पूंजीवाद के सर्वाधिकार का मतलब उस पर नियंत्रण करके पूंजीवाद का शोषण करते हैं यहाँ पे सर्वहारा वर्ग में। अब सर्वहारा वर्ग की स्थापना पूंजीवाद को मिटाने के लिए हुई थी, पूंजीपतियों का शोषण करने के लिए हुई। मार्क्स ने कहा है इसमें लुटेरों को लूट लिया जाएगा, मतलब पूंजीवाद को लूट लिया जाएगा। सत्ता का प्रयोग शोषण की परंपरा को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तो अब इनमें वर्ग संघर्ष पाया जाता है। जब इनमें वाद विवाद होगा, वर्ग संघर्ष होगा, क्योंकि ये इसके विपरीत आया था। तो
तो वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरा चरण निकल के आएगा, संवाद। संवाद में क्या है, जब यहाँ सब लोग श्रमिक वर्ग बन जाएंगे, श्रमिक का निर्माण होगा, सभी लोग एक समान रूप से हो जाएंगे, तो वर्ग विहीन समाज, शोषण विहीन, जब शोषण ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो शोषण विहीन समाज हो जाएगा, तो राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। जब शोषण समाप्त हो जाएगा तो वर्ग समाप्त हो गया, और जब वर्ग समाप्त हो गया तो राज्य की जरूरत ही नहीं है, तो लोग श्रमिक बन जाएंगे सभी लोग, और तेरे मेरे भावना खत्म हो जाएगी आपस में। तो एक संवाद की स्थिति होगी। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद का कंसेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।